सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। माय नेम इज़ रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग यहाँ पे एक मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, हाउ फॉर हैव द फाइनेंशियल कमिटीज हेल्प द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो पार्ट्स पे क्वेश्चन ये दिखाई दे रहा है। किस तरीके से? इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, वो कह रहा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, कि यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम है, कोई स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है। एक तो इसका ये पॉइंट है। और फिर दूसरा आपको कह रहा है कि हाउ फॉर हैव द फाइनेंशियल कमेटी हेल्प इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर फाइनेंशियल कमेटीज ने यहाँ पर किस तरीके से मदद की है, किस तरीके से उनकी यहाँ पर हेल्प की है, ये आपको बता रहा है। ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का था, 250 वर्ड्स पे लिखना था। और आपका ये जीएस पेपर 2 का ये आपका क्वेश्चन था। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। ये 2023 का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका है 16 जीएस पेपर का। ये इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम की बात कर रहा है, तो सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम, जिस पर आपको ये मेंशन करना है कि जो आपका पार्लियामेंट्री कमेटी सिस्टम है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट इसेंशियल मैकेनिज्म है टू इंश्योर डिटेल्ड स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग, जो कि आपकी लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी में। एक तो आपको यहाँ पे ये मेंशन कर देना है। दूसरी बात, आपको ये बात बताना है कि ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी आपकी मिनिएचर लेजिस्लेचर के तौर पे काम करती है, और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को असिस्ट करती है कि यहाँ पर उनको किस तरीके से काम करना और उनके वर्कलोड को मैनेज करना कैसे करना है, ये यहाँ पे बताती है। तो एक तो आपको ये मेंशन कर देना है, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखा देना है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, वो इसे हम लोग यहाँ पर दो कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, और जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो आपकी परमानेंट होती है, मतलब दे नेवर डिजॉल्व। एक्चुअली क्या होता है कि इनके जो भी मेंबर्स होते हैं वो आपके हर साल, मतलब एक साल के लिए मेंबर्स होते हैं, और एक साल के बाद यहाँ पर नए मेंबर्स आ जाते हैं। तो जो भी मेंबर्स होंगे वो आपके एक साल के लिए होंगे। एक साल के बाद फिर से यहाँ पर न्यू मेंबर आ जाते हैं, पर ये कभी भी डिजॉल्व नहीं की जाती हैं। कई सारे इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। तो ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी है जो कभी आपकी डिजॉल्व नहीं होती है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एडहॉक कमेटी के बारे में बताते हैं कि जो एडहॉक कमेटी होती है वो आपकी टेम्पररी होती है इन द नेचर, और ये जो एडहॉक कमेटी होती है किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही इनका पर्पज पूरा हो जाता है तो इनको यहाँ पे डिजॉल्व कर दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको मेंशन कर देना है। फिर एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, देना ही होगा यहाँ पे एग्जांपल। जैसे जेपीसी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, सेलेक्ट कमेटी ऑन बिल्स, किसी बिल पर आपकी सेलेक्ट कमेटी जो होती है, तो ये आपकी टेम्पररी होती है, मतलब काम पूरा हो गया तो इनको यहाँ पे डिजॉल्व कर दिया जाता है। दूसरी बात, कंपोजिशन के बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो कंपोजिशन होता है वो आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से आते हैं, लोकसभा से भी आते हैं, राज्यसभा से भी आते हैं। और जो इनके चेयरपर्सन होते हैं, इनके चेयरपर्सन आपके लोकसभा स्पीकर के द्वारा आपके अपॉइंट किए जाते हैं, और द चेयरमैन राज्यसभा एक्सेप्ट इन सम फाइनेंशियल कमेटीज। अब यहाँ पे कुछ ऐसी फाइनेंशियल कमेटी जैसे पीएसी हो गया, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गया। अब जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में यहाँ पे जो अपोजिशन का एमपी होता है वो यहाँ पे इसका चेयरपर्सन होता है। ये बात आपको प्रॉपरली मेंशन करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बाद जो भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो इसके मेंबर्स नहीं होते हैं। ये पहले से प्रोविजन होता है इसके अंदर कि जो भी आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स या और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर इस कमेटी के मेंबर्स नहीं होंगे। नॉट अपॉइंटेड दीज कमेटीज, नॉट अपॉइंटेड टू कमेटीज टू इंश्योर इंडिपेंडेंस। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखना है। अब सवाल उठते हैं कि आखिरकार जो फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं इनका किस तरीके से रोल है इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर फाइनेंशियल कमेटी का रोल कैसे है, ये आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो फाइनेंशियल कमेटी होती है, ये फाइनेंशियल कमेटी यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट बनाने पे, अकाउंटेबल बनाने पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि
आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी है। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी यहाँ पे एग्जामाइन करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कैग रिपोर्ट्स। ठीक, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उनके बारे में यहाँ पे ये प्रॉपर एग्जामाइन करती है कि भाई साहब जो गवर्नमेंट को पैसा दिया गया, जो बजट में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को पैसा दिया गया, तो क्या ये पैसा उसी डिपार्टमेंट पे खर्च हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब मनरेगा के लिए पैसा दिया गया और वो किसी और काम पे खर्च हो गया, या मंत्री जी के घर पे बिल्डिंग बनाने पे लग गया, ऐसा तो नहीं है। तो इन चीज़ों को यहाँ पे ये प्रॉपर चेक करती है। दूसरी एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी क्या करती है? ये एग्जामाइन करती है बजट एस्टीमेट एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, कि यहाँ पे आपका जो बजट है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है। अब मान लो कि जैसे मनरेगा पे मान लिया गया 10 लाख करोड़ मांग रहे हैं, तो क्या 10 लाख करोड़ देना जेन्युइन है? क्या इतना पैसा इनको देना चाहिए? तो इस चीज को प्रॉपरली यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं कि इनको इतना पैसा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये एस्टीमेट कमेटी होती है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पार्लियामेंट्री इंस्टॉलाइजेशन पे। तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये क्या करती है कि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, लाइक जैसे रेलवे हो गया, गेल भेल जो हो गई, तो इनको इवैल्यूएट करता है, इनके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनकी परफॉर्मेंस को ये इवैल्यूएट करता है। अब यहाँ पर जो ये आपकी फाइनेंशियल कमेटीज हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन का जो दूसरा वाला पार्ट था हमारा, ये जो क्वेश्चन का हमारा दूसरा वाला पार्ट था कि हाउ फॉर हैव द फाइनेंशियल कमेटी हेल्प्ड इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, यानी कि जो फाइनेंशियल कमेटी है, इन फाइनेंशियल कमेटी ने यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर किस तरीके से यहाँ पे मदद किया है, इसके बारे में ये कह रहा है। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला पार्ट है वो किस तरीके से आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो ये बातें तो आप यहाँ पे समझ गए। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि क्या इनका कंट्रीब्यूशन है। नंबर एक तो ये आपकी एग्जीक्यूटिव को प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं, यानी कि दे इंश्योर द पब्लिक मनी इज स्पेंड इफिशियंटली इन्फोर्सिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, यानी कि प्रॉपरली चेक करती है जो भी फाइनेंशियल कमेटी होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पब्लिक का पैसा है या जो सरकार का पैसा है, जो देश का पैसा है, कहीं किसी और काम पे तो नहीं लग रहा है। इस चीज़ को प्रॉपरली ये चेक करती हैं। फिजिकल डिसिप्लिन, they play a key role in promoting fiscal prudence and assessing wasteful expenditure, यानी कि जो wasteful expenditure है उसको ये कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि जो पैसा है वो आपका बर्बाद ना हो। पब्लिक पार्टिसिपेशन में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि ये जो है, ये जो कमेटीज है, फाइनेंशियल कमेटीज है, ये यहाँ पे इन एफिशिएंसी को हाईलाइट करती हैं, साथ ही साथ इरेगुलरिटीज़ को यहाँ पे हाईलाइट करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे दे प्रमोट पब्लिक डिस्कोर्स ऑन गवर्नमेंट। फिर इसके बाद ये अपना काम करना स्टार्ट करती हैं। पॉलिसी रिफाइनमेंट पे ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है कि जो पॉलिसी पब्लिक के लिए लाई जा रही है, क्या वो पॉलिसी आपकी यहाँ पे सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर स्पेशली ये रिकमेंडेशंस भी देते हैं, ऑफन लीड टू चेंज इन द पॉलिसीज, कि हमें कौन सी पॉलिसी चेंज करना है, हमें यहाँ पर कौन सा रिफॉर्म लाना है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस पे हमें यहाँ पे कौन सा रिफॉर्म लाना है, ये भी यहाँ पे कमेटी काम करती है। इसके अलावा कॉन्टिन्यूटी इन द ओवरसाइट, देयर ईयर राउंड फंक्शनिंग इंश्योर कॉन्टिन्यूअस पार्लियामेंट्री सुपरविजन। उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है, तो वहाँ पे वो 1 साल के बाद फिर नए मेंबर्स आते हैं, तो एक तरीके से ये जो ईयर राउंड फंक्शनिंग है उनको यहाँ पे इंश्योर करता है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली ये आपके पार्लियामेंट के एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये जो कमेटी है, ये कमेटी यहाँ पे वॉचडॉग के तौर पे काम करती है, पॉलिसी एडवाइजर के तौर पे काम करती है, और इस तरीके से ये आपकी लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को पब्लिक के सामने रखती है, और साथ ही साथ एक मैच्योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का निर्माण करती है। इस तरीके से आप यहाँ पर 250 वर्ड्स में ये मैंने एक आपको फ्रेमवर्क दे दिया है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से, मतलब बॉक्स बनाकर भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये जो कमेटी है, ये कमेटी आपकी यहाँ पे 2 तरीके से होती है, तो आप यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर सकते हैं कि भाई साहब जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जहां पर जरूरत हो कि आप बॉक्स बनाकर मेंशन कर सकते हैं तो आप वहां पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरत भी नहीं है फिर भी आप बॉक्स बनाकर मेंशन कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी और फिर यहाँ पे एडहॉक कमेटी। फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो स्टैंडिंग कमेटी है ये आपकी परमानेंट होती है, ये आपकी यहाँ पे टेम्पररी होती है, ठीक। इसके नीचे फिर यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर ये फिगर्स के माध्यम से आप इंडिकेट कर सकते हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो थोड़ा सा बचेगा और सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि आपके पास प्रॉपर जानकारी है, आपने इस तरीके से यहाँ पे उसको प्रेजेंट किया है। तो ये वाला थोड़ा सा बढ़िया है, बट यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ों को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा यहाँ पे बता दिया था। तो ये रहा आपका ये क्वेश्चन है। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज एक पहला दिन है, फिर कल मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो जो भी PYQs है वो सारे PYQs मैं आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करूँगा इसके अंदर। ये हमारे यहाँ पर फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के लिए है। ये हमारा इग्नाइट फाउंडेशन कोर्स है फॉर द UPSC CSE, जिस पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं 5 डेज इन अ वीक। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का, वीकली डाउट सेशंस आपको मिलेंगे। और इसके अलावा ये हमारा NCERT बैच है, जिस पर आपको 200+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, जिस पर आपको 6 to 12th क्लास तक का NCERT आपको कवर कराया जाएगा। फ्री नोट्स, टेस्ट सीरीज और PYQs वगैरह यहाँ पर मिलेंगे। ये हमारा मेंस का प्रैक्टिस बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन होगा, 1-to-1 फीडबैक मैकेनिज्म है और क्वालिटी इन्हेंसमेंट सीरीज आपको यहाँ पे सेशंस मिलने वाले हैं। इस पर आपका GS पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एसे वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर कराया जाएगा। एथिक्स के लिए आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एथिक्स में एकदम बेसिक लेवल से आपको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, सारी चीज़ें प्रॉपरली आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, ये सारी चीज़। ये हमारा टेलीग्राम है जॉब ग्रेड IAS। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, आपके हमारे बैचेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, करंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आप तक प्रॉपरली पहुंचते रहे। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। उस क्वेश्चन की मैं आपको फिर से प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। इस सेशन में इतना ही, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ। थैंक यू सो मच।